Can you hear me, guys? Please say yes. Please reply so that we can start. Okay. All right. So good afternoon, everyone. So कल हमने क्या किया था? कल हमने आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस तक बात किया था कि कैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक हम लोग पहुंचे थे, राइट? So we started or we ended rather. Last what we did was रानी गार्डन लियू की कैसे गार्डन लियू वाज द वन जिन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसमें पार्ट लिया था एंड देन ऑफ कोर्स जो है इनको भी हिरासत में ले लिया गया. नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू द गांधी इरविन पैक्ट, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट का जो रेलिवेंस है वो आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के साथ है तो हम वो बाद में करेंगे. सबसे पहले एक और पॉइंट जो हमको लिखना है अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज, याद रखिएगा कि 1930 में एक रेड होने वाली थी. धरासना में एक रेड जो है वो प्लान हुई थी. क्या हुई थी? धरासना में एक रेड जो है वो प्लान हुई थी और गांधी जी ने कहा था कि मैं ये रेड कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूँ. सो ये जो रेड है ये किसने कैरी फॉरवर्ड करनी थी? ये गांधी जी ने कैरी करनी थी या ये करना था. धरासना में ये रेड करनी थी जिसके चलते गांधी जी ने इन्फॉर्म पहले ही कर दिया कि मैं ऐसे रेड करने वाला हूँ. और जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि गांधी जी इज गोइंग टू रेड तो उन्होंने क्या किया? गांधी जी को उठा के कहाँ डाल दिया जी? जेल में गांधी जी को डाल दिया. नाउ दिस इज तो ऑब्वियसली क्वाइट एविडेंट कि इनको जेल में डाल दिया होगा, बट पॉइंट हियर टू अंडरस्टैंड इज कि धरासना के बाद किसने इस रेड को लीड किया था. याद रखिएगा 3 इंपॉर्टेंट नाम जो इस रेड के साथ जुड़े हैं. दैट इज नंबर 1 इज सरोजनी नायडू. सो किसने कैरी फॉरवर्ड किया था? सबसे पहले इट इज योर सरोजनी नायडू. जिनी नायडू. एंड नंबर 2 इज मनीलाल. किन्होंने किया था? मनीलाल ने और सरोजनी नायडू ने जो अनफिनिश्ड टास्क था बाय गांधी जी जो होना था, लेकिन क्योंकि ये पता चल गया गांधी जी ऐसे रेड करने वाले हैं तो गांधी जी को हिरासत में ले लिया गया और फिर बाद में सरोजनी नायडू और मनीलाल ने जो है ये रेड को कैरी फॉरवर्ड किया था. नाउ पॉइंट क्या है मेरा ये बताने का? पॉइंट ये है कि सरोजनी नायडू हम सबको पता है कि कौन थे कौन नहीं थे. क्वेश्चन इज हु इज मनीलाल? तो याद रखिएगा मनीलाल वाज गांधी जी सन. ये गांधी जी के बेटे थे मनीलाल जिन्होंने धरासना में जो है गांधी जी का अनफिनिश्ड टास्क जो है वो कंप्लीट किया था. ठीक है, इसी के साथ आप एक और नाम याद रखें, इमाम साहिब, जिन्होंने इन तीनों बंदों ने क्या किया था? इस रेड को कैरी फॉरवर्ड किया था. बट मनीलाल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मनीलाल वाज हु? मनीलाल वाज गांधी जी सन और फिर ऑब्वियसली इनको भी हिरासत में ले लिया गया. ठीक है, नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू द गांधी इरविन पैक्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. ठीक है, अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको मैंने कल बताया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेसिकली हुए क्यों थे और क्या सीन था क्या नहीं, राइट? कल बताया था आपको. नाउ थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसमें पॉइंट्स ऐड करते रहेंगे. ठीक है, सो आई टोल्ड यू फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सबसे पहली चीज, तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई कहाँ? सो इट इज लंदन. सो अगर पूछा जाए कि तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हुई हैं तो हुई हैं आपकी लंदन में तीनों की तीनों आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. नंबर 2 पॉइंट इज कि जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, अगर आपको याद है कल आपको मैंने बताया था कि 2 साल पहले क्यों साइमन कमीशन आई थी? क्योंकि वहां पे इलेक्शंस होने वाली थी. तो यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट है जी? लेबर पार्टी की गवर्नमेंट है. ठीक है, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पर उस टाइम पे थी. Who was the प्राइम मिनिस्टर? और ये जो पार्टी है वो किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? लिख लीजिए इसको, इट वॉज बाय रामसे मैकडॉनल्ड्स. पूछते हैं कि हु वॉज द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जिसके टाइम पीरियड में जो है लेबर पार्टी थी या फिर किसके टाइम पीरियड में आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी? सो इट इज रामसे मैकडॉनल्ड और तीनों में यही रहे थे. नेक्स्ट पॉइंट इज कि हु वाज द वाइसरॉय फॉर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हु वाज द वाइसरॉय? इट वाज लॉर्ड इरविन. तो लॉर्ड इरविन वाज द
वाइस रॉय जिनके टाइम पीरियड में आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, याद रखिएगा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, सेकेंड राउंड टेबल नहीं हुई है। सेकेंड राउंड टेबल में जो आपका वाइस रॉय है वो बदल गया था, ठीक है। नाउ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज नॉट फ्रूटफुल एट ऑल। हाउएवर फॉर इंडिया, फॉर INC, none of the round table conferences turned out to be fruitful, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अ मेजर सेटबैक। हुआ क्या, यहाँ पे आई टोल्ड यू कौन कौन गए थे। मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे आपकी मोहम्मद अली जिन्हा, ठीक है जी। INC तो गई नहीं थी, जिन्हा गए थे, एंड ऑफ कोर्स BR अम्बेडकर गए थे। और BR अम्बेडकर किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? BR अम्बेडकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिप्रेस्ड क्लासेस को। सो डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके BR अम्बेडकर, एंड BR अम्बेडकर इज द ओनली वन जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था। जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, उस टाइम पे जब पूरी बातचीत होती है, नथिंग कुड टर्न आउट। नथिंग कुड टर्न आउट मतलब कि कोई भी रिजल्ट इसके यहाँ नहीं आया। नहीं, क्यों नहीं आया? बिकॉज वहां पे लोगों ने कहा कि हम एक ऐसी बारात में आए हैं जहां पे दुल्हा ही नहीं आया है। एंड हु इज द बारात? द बारात इज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एंड हु इज द दुल्हा? द दुल्हा इज गांधी जी, मतलब कि INC। और यहाँ पे समझ आ गया लॉर्ड इरविन को कि जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इज INC यहाँ पर नहीं आएगी, तब तक कोई भी जो है हम अंतिम निर्णय में पहुंच नहीं पाएंगे। तो यही जो इरविन जो पहले बहुत उछल रहा था, गांधी जी ने जब अपना मैनिफेस्टो रखा था कि हमारी बातें मानो ये सब, वरना तभी हम उन्हीं शर्तों के ऊपर जो है हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे। तो उसने बोला कि जो करना है कर लो, हम तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको आना है तो नहीं आओ। लेकिन जब यहाँ पे पता चला कि नथिंग कुड बी डन, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स थे उन सब ने बोला कि जब तक INC नहीं आएगा, जब तक गांधी जी नहीं आएंगे, तब तक हम कैसे कोई डिसीजन ले सकते हैं। सो दिस वाज अ सेटबैक फॉर लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जी बहुत निराश हो जाते हैं और फिर आ जाते हैं रोते रोते गांधी जी के पास। आई टोल्ड यू 1930 में गांधी जी है कहाँ? गांधी जी जेल में हैं। सो लॉर्ड इरविन जाते हैं और जाके मिलते हैं आपके गांधी जी से। नाउ बिफोर गोइंग ऑन टू आपका इरविन का पैक्ट, आई टोल्ड यू कि गांधी जी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, गांधी जी पुट फॉरवर्ड इज 11 पॉइंट्स कि हमारे इन पॉइंट्स को मानोगे तो हम आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च नहीं करेंगे, अगर आप नहीं मानोगे तो वी डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव, बट वी हैव टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। अब आता है आपका गांधी इरविन पैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी इरविन पैक्ट इज ऑल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट, नॉट दिल्ली, क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन वैसी ही करेंगे जैसी उस टाइम पे होती थी। सो दिल्ली पैक्ट जो है वो यहाँ पर साइन होता है। नाउ ये साइन किनके बीच में हुआ? याद रखिएगा, ये साइन हुआ एज द नेम सजेस्ट गांधी जी और इरविन के बीच में। कब हुआ है? 5 मार्च 1931। अब देखो आप 5 मार्च, इसको ऐसा नहीं सोचना कि 5 है कि 12 है, क्योंकि कुछ किताबों में 12 मार्च भी दिया जाता है, ठीक है। सो आप मार्च को वो उसको छोड़ दो, क्योंकि कहीं जगहों पे 12 होता है, कहीं जगहों पे 5 होता है, बट याद रखिएगा 1931 में हुआ है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नाउ लॉर्ड इरविन जो है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के बिहाफ में गांधी जी ने जो अपनी पॉइंट्स रखे होते हैं, क्योंकि नाउ जो आपका गवर्नमेंट है उसको पता चल गया है कि जब तक गांधी जी विल नॉट कम, जब तक INC विल नॉट कम, तब तक देयर विल बी नो रिजल्ट, राइट। तो अब इरविन जाता है गांधी जी के पास और गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड हमारी शर्तों को माना जाए। और गांधी जी अपने जो है वो पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड करते हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या था। पहला तो हमको पता ही है कि सॉल्ट जो है उसको कोस्टल विलेजेस में कंजम्पशन के लिए अलाउ कर दो, क्योंकि पहले आपको पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी वो अलाउड नहीं था। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करो, हमको फाइन से रेमिट करो, ये सब। नाउ अगर आप ये पॉइंट्स भूल भी जाते हो ना तो कोई बात नहीं कि उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स माने। आपको 2 पॉइंट्स जो नहीं माने इरविन ने वो याद रखने हैं कि इरविन ने ऐसा क्या किया जिसके चलते 2 पॉइंट्स जो है वो गांधी जी के नहीं माने गए और उन पॉइंट्स के रेपरकशंस जो है वो हमको देखने पड़े। पहला पॉइंट जो इरविन ने गांधी जी का टेक डाउन किया, दैट वाज पब्लिक इंक्वायरी। क्या किया जी? पब्लिक इंक्वायरी नहीं होगी हमारे पुलिस के काम में। सो पहला वाज पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, उसमें नहीं होने वाली है। दूसरा पॉइंट जो पुट डाउन किया था वो ये था, नाउ डू यू सी हियर, रिलीज्ड ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स हु वर कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, ठीक है।
सो वो सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिन्होंने वायलेंस क्रिएट किया था उन सबको रिलीज कर दिया गया। अब आप सोचेंगे भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स, तो याद रखिएगा जो सेकंड पॉइंट जो टेक डाउन किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा वो ये था कि हम कॉम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स वो नहीं माफ करने वाले। मतलब कि हम उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को तो छोड़ देंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ वायलेंस किया है, जिन्होंने वायलेंस किया, लेकिन उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को नहीं छोड़ने वाले जिन्होंने डायरेक्टली हमारे ऊपर अटैक किया है। सो ये दो पॉइंट्स जो है वो लॉर्ड इरविन ने टेक डाउन किए और गांधी जी ने इंडोर्स किया गांधी इरविन पैक्ट। नाउ दो पॉइंट्स इरविन ने टेक डाउन किए, अब गांधी जी ने भी कुछ बातें मानी होंगी। अब है गांधी जी ने क्या बातें मानी। पहला गांधी जी ने बात मानी कि मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को टेक डाउन करूंगा, मतलब विड्रॉल ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग वाज कि मैं कहाँ आऊंगा, अब मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करने के लिए जाऊंगा। सो ये दो पॉइंट्स थे जो गांधी जी ने माने, दैट इज विड्रॉल ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, एंड सेकंड पॉइंट वाज अटेंडिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर सेकंड। ये दो पॉइंट्स गांधी जी ने माने, इरविन ने बाकी सब बातें मानी, लेकिन दो बातों को नहीं माना। अब देखो गांधी जी ने तो इरविन के साथ पैक्ट साइन कर लिया और इस पैक्ट को हम दिल्ली पैक्ट कहते हैं, ठीक है। अब आईएनसी को भी तो बताना है, आईएनसी को भी तो इंडोर्स करना है कि हाँ ठीक है हम मानते हैं गांधी इरविन पैक्ट को और अब हम जाएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। नाउ ये चीज कहाँ डिसाइड हुई, ये चीज डिसाइड होती है आपके कराची के सेशन में। सो कराची का सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो होता है 1931 में। याद रखिएगा इट वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय वल्लभ भाई पटेल और यहाँ पर इंडोर्स किया गया गांधी इरविन पैक्ट और सिंपली दिल्ली पैक्ट। यहां माना गया कि हम लोग दिल्ली पैक्ट को मानते हैं और अब हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का भी विड्रॉ करने वाले हैं और गांधी जी को चूज किया गया एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईएनसी टू गो एंड अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नाउ ओके, यहां पे लिखा नहीं है बट आई टेल यू, ये जो कराची सेशन है ना ये हुआ था आपको ऑब्वियसली कराची में, कब हुआ था जी, 29 मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 29 मार्च 1931 में होता है आपका कराची का सेशन। अब इसको देखकर आपको 23 मार्च याद आता है। 23 मार्च को क्या हुआ था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उनको हैंग कर दिया गया था। तो याद रखिएगा बिफोर गांधी जी कुड गो टू अटेंड द कराची सेशन, उससे पहले ही इन लोगों ने क्या कर दिया, 23 मार्च को ही इन लोगों को मार दिया। और 2 मार्च इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2 मार्च जो 5 मार्च यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इस टाइम के अराउंड जो है गांधी ने साइन किया था आपका पैक्ट को और इन्होंने टाइम भी नहीं दिया और इन्होंने भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स को हैंग कर दिया। सो 23 मार्च जिसको हम आज के टाइम पे शहीद दिवस के रेलेवेंस के साथ मनाते हैं, तो इसका कहाँ पे है रूट्स, इसके रूट्स हैं आपके 23 मार्च में, जिसके रूट्स जाते हैं आपके कराची सेशन से पहले। याद रखिएगा ये एक पहला सेशन था जहाँ पे गांधी जी व्हेन ही वाज गोइंग, अपने रास्ते में उनको ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए थे और गांधी जी की बहुत ज़्यादा निंदा हुई थी कि आपका फ़ायदा क्या इतना बड़ा नाम होने का अगर आप भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स को बचा नहीं पाए फांसी होने से। अब आता है कि क्या गांधी जी की वजह से ये सब हुआ। देखो गांधी जी वॉज अ पैसिफिस्ट, मतलब वो किसी भी तरीके का वायलेंस, किसी भी तरीके का कुछ भी हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो चाहे इंडियंस के खिलाफ हो, वो बर्दाश्त नहीं करते थे। नाउ गांधी जी हैड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स, क्योंकि वो सब कुछ इंडियंस के लिए कर रहे थे, भारत के लिए कर रहे थे। लेकिन गांधी जी नहीं अच्छा समझते थे भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स का स्टाइल। क्यों? क्योंकि दे वर रेवोल्यूशनरीज। वो क्या करते थे, वायलेंस का सहारा लेकर जो है ब्रिटिशर्स को दबाने की कोशिश करते थे। सो गांधी जी डिड नॉट लाइक द स्टाइल ऑफ भगत सिंह, हाउएवर ही हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स।
तो जब गांधी जी ने ये गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया था, गांधी जी को लगा कि इतनी जल्दी तो ये फांसी की सजा देंगे नहीं इनको, सो मेरे पास टाइम होगा, रादर पंजाब के जो लोग हैं वो इतना प्रेशराइज कर देंगे ब्रिटिशर्स को कि वो भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स को फांसी नहीं दे पाएंगे। सो इसी सोच के हिसाब से गांधी जी ने इसको माना, लेकिन गांधी जी को भी आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी कुछ ही दिनों के बाद ही इनको शहीद कर दिया जाएगा, विच वॉज a setback for Gandhi ji himself. However, Gandhi ji did not support the style of Bhagat Singh and his comrades to fight the freedom struggle. ठीक है? Now, कराची के सेशन में क्या हुआ? नंबर पहली चीज जो हुई, यहाँ पे इंडोर्स किया गया गांधी इरविन पैक्ट को, और तभी अब कहाँ जाएंगे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाएंगे। इसी के ही साथ ये दो रेजोल्यूशंस बड़े जरूरी हैं कि दो रेजोल्यूशंस क्या अडॉप्ट किए गए। पहला रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया ऑन फंडामेंटल राइट्स, तो फर्स्ट रेजोल्यूशन वाज फंडामेंटल राइट्स, सेकेंड रेजोल्यूशन वाज नेशनल इकोनॉमिक प्लान और प्लानिंग। याद रखिएगा ये जो है ये आपका 1938 में जाकर टेक प्लेस करता है। यहाँ पे बोला गया था, अडॉप्ट किया गया था, पर ये एनफोर्स होता है 1938 में। अगर पूछा जाए कि हु वाज द चेयरमैन, राइट, अगर पूछा जाए हु वाज द चेयरमैन, तो याद रखिएगा इट वाज जवाहरलाल नेहरू। सो जवाहरलाल नेहरू वाज द चेयरमैन, और 1938 में जो है नेशनल इकोनॉमिक प्लान जो है वो आपका प्लानिंग कमीशन जो है वो आपका ऑफिशियली जो है वो काम में आ जाता है, ऑब्वियसली चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। ओके, व्हेन आई टॉट यू अबाउट 1923 में आपको मैंने स्वराज पार्टी के बारे में बताया था, तो आई थिंक मैंने आपको ये नहीं बताया कि स्वराज पार्टी का चेयरमैन प्रेसिडेंट कौन बना और सेक्रेटरी कौन बना। अगर आपको स्वराज पार्टी का पूछा जाए तो याद रखिएगा जो प्रेसिडेंट थे ना, प्रेसिडेंट थे आपके CR दास, ठीक है, CR दास वाज द प्रेसिडेंट, जबकि जो आपके सेक्रेटरी थे वो थे आपके मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, पूछ सकते हैं आपको कि हु वाज द प्रेसिडेंट फॉर द स्वराज पार्टी, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी वाज द ऑफिशियल नेम, उसके प्रेसिडेंट वाज CR दास और उसके सेक्रेटरी, वन ऑफ द सेक्रेटरी वाज मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो यहां तक कहानी आपको समझ आ गई। अब हम बात करेंगे आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। सो हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लिया और हमने आपको बताया कि देयर वाज नो फ्रूटफुल, कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? बिकॉज देयर वाज एब्सेंस ऑफ INC। अब हम बात करेंगे आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे समझना है वो ये है कि अब लॉर्ड इरविन जी जा चुके हैं और लॉर्ड वेलिंगटन, ये DON है, ठीक है, ये काट दीजिए, लॉर्ड वेलिंगटन जो है वो रिप्लेस कर चुके हैं लॉर्ड इरविन को एज द वाइस रॉय। सो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वाइस रॉय चेंज हो चुके हैं। सेकेंड पॉइंट इज प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है आपके रामसे मैकडॉनल्ड, जस्ट लाइक योर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कहाँ हो रही है? लंदन में हो रही है। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन सी गवर्नमेंट थी? लेबर पार्टी थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आते आते ये लेबर पार्टी जो पहले मेजॉरिटी में थी वो हट चुकी है और अब यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट आ चुकी है। कहाँ पे? लंदन की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट आ चुकी है। अब आप कहेंगे ये नेशनल गवर्नमेंट किस चिड़िया का नाम है? नेशनल गवर्नमेंट का मतलब है कोलिजन गवर्नमेंट आ चुकी है। किन किन की? कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी, मतलब जो पहले मेजॉरिटी में थी अब वो कोलिजन में आ चुकी है और अब यहाँ पे जॉइंट जो गवर्नमेंट है वो है आपकी कंजर्वेटिव पार्टी की और लेबर पार्टी की। ठीक है, ये कुछ चेंजेस हुए थे आपके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गांधी जी इतने दुख में और दिल टूट के वापस आए, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे जब गांधी जी वहां पहुंचे तो क्या हुआ। आप मानोगे जब गांधी जी लंदन पहुंचते हैं ना तो इतनी भीड़ गांधी जी को देखने आती है जैसे कोई पता नहीं कितना बड़ा सुपरस्टार आ गया। मतलब ऑब्वियसली गांधी जी वाज अ सुपरस्टार, लेकिन आज के टाइम पे जैसे एक्टर्स को देखने के लिए लोग पागल होते हैं ना, वैसे गांधी जी को देखने के लिए भर भर के जनता जो है वो गई थी कि हम एक बारी देखें कि गांधी जी दिखते कैसे, जिन्होंने पूरी ब्रिटिश सरकार को हिला के रखा हुआ है। सो गांधी जी वाज अ वेरी बिग नेम, नॉट इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन साउथ अफ्रीका, बट
इस टाइम तक ब्रिटेन में भी बहुत बड़ा नाम गांधी जी का बन चुका था। सो गांधी जी वहां पे जाते हैं। अब देखो, जब हम कंजर्वेटिव पार्टी की बात करेंगे ना, तो एक आदमी का नाम आता है, दैट इज विंस्टन चर्चिल। क्या है जी? विंस्टन चर्चिल। जो ये आपका विंस्टन चर्चिल है, उसकी आपको एक चीज याद रखनी है। जैसे हम बात करेंगे आगे कि हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू महात्मा गांधी, हु कॉल्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ द नेशन, तो वो हम आगे करते जाएंगे जब हम गांधी जी को थोड़ा और पढ़ेंगे और जब हम उस टाइम पीरियड तक आएंगे। विंस्टन चर्चिल को याद रखना, ही वॉज द वन हु कॉल्ड गांधी जी एज हाफ नेकेड फकीर। So he called, Winston Churchill called गांधी जी as half naked फकीर। जब गांधी जी ऑफिस में जाते हैं विंस्टन चर्चिल के, क्योंकि देखो अब आप सोचोगे कि क्यों, क्योंकि अब कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी दोनों की गवर्नमेंट है, तो विंस्टन चर्चिल का भी अब बड़ा रोल आ गया है। सो जब गांधी जी जाते हैं विंस्टन चर्चिल के ऑफिस में, तो विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि हमारे कितने भाग फूट गए हैं कि हमको एक अधनंगे इंसान के साथ अपना ऑफिस को शेयर करना पड़ रहा है। तो इतने लेवल पर गांधी जी की बेइज्जती की थी इस विंस्टन चर्चिल ने। लेकिन गांधी जी जब गांधी जी यहाँ पे लंदन में जाते हैं, तो इनको बहुत बड़ा एक 5 स्टार 7 स्टार होटल दिया जाता है रहने के लिए, क्योंकि 3 महीने तक जो है कॉन्फ्रेंस चली थी। गांधी जी रिफ्यूज करते कि मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला, और गांधी जी किसी आउटस्कर्ट्स के इलाके में रेंट का अपार्टमेंट लेके वहां पर रहते हैं। और जो वहां के लोग होते हैं, गरीब जनता, उनके लिए भी वहां पे जो है चीजों करते हैं ताकि उनका भी अपग्रेडेशन हो। ठीक है, नाउ ये हो गया हु कॉल्ड गांधी जी एज हाफ नेकेड फकीर। अब याद रखिएगा, हु कॉल्ड गांधी जी एज फादर ऑफ द नेशन। सो हु कॉल्ड हिम, याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड गांधी जी एज फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, अब इन्होंने इनको ये कब कहा था, कब नहीं कहा था, वो हम 1944 में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी इतना याद रखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज द वन जिन्होंने गांधी जी को कहा था फादर ऑफ द नेशन, जो बापू फिर जो है हिंदुस्तान में कहना शुरू हो गए। सो फादर ऑफ द नेशन वाज बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट इज हु कॉल्ड गांधी जी एज महात्मा, मतलब किन्होंने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था। तो वो कौन थे? वो थे आपके रविंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सो रविंद्रनाथ टैगोर गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू महात्मा गांधी। ठीक है, एंड हु कॉल्ड गांधी जी एज हाफ नेकेड फकीर, दैट वाज विंस्टन चर्चिल। लिख लिया आपने? ओके, हो गया यहां तक। अब हम बात करेंगे कि आपके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज एक तरीके का दिल टूटना, हार्ट ब्रेक फॉर गांधी जी। पहली बात तो गांधी जी की इज्जत को उछाला गया, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट उस पे उंगली उठाई गई। दूसरी चीज क्या था ना, यहाँ पे हम अपनों में ही लड़ाई हो गई। अब देखो, आई टोल्ड यू, B.R. अम्बेडकर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे आपके डिप्रेस्ड क्लासेस को। अम्बेडकर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे आपके डिप्रेस्ड क्लासेस को, राइट। Now Gandhi ji was representing who? Gandhi ji was representing your INC। मतलब INC बात कर रही है नेशनल इंटरेस्ट की, और B.R. अम्बेडकर बात कर रहे हैं आपके डिप्रेस्ड क्लासेस की। यहाँ पे B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि जो माइनॉरिटीज है ना, जिनके पास सेपरेट इलेक्ट्रोलेट है, मतलब कि कौन है आपके मुस्लिम्स, उन्होंने बोला कि इसको बढ़ा दो। किस में बढ़ा दो? सेपरेट इलेक्ट्रोलेट नॉट ओनली डिमांडेड बाय मुस्लिम्स बट हु ऑल? सिख, Christians, Anglo-Indians and very important depressed classes। गांधी जी was completely against कि हम depressed classes को separate electorate दें, क्योंकि गांधी जी मानते थे depressed classes that is your scheduled caste, जैसे आज के टाइम पे कहते हैं। तो depressed classes में गांधी जी कहते थे कि scheduled caste कोई अलग लोग थोड़ी है, ये हिंदूज ही तो हैं,
कोई अलग लोग थोड़ी हैं ये सब। सो दीज आर हिंदूज ओनली। तो इनको हम डिप्रेस्ड क्लासेस का ठप्पा देके अलग क्यों करें? क्योंकि अगर डिप्रेस्ड क्लासेस किसी को आपने बोल दिया कि डिप्रेस्ड क्लास है तो उसका कभी अपग्रेडेशन हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए गांधी जी वो कंप्लीटली अगेंस्ट कि हम डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्ट्रोलेट दे, और यहाँ पे क्रिएट होता है डेड लॉक। डेड लॉक क्या होता है? डेड लॉक मतलब ना बी आर अम्बेडकर गांधी जी की बात मानने को तैयार है, ना ही गांधी जी बी आर अम्बेडकर की बात मानने को तैयार है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्ट्रोलेट देना वाज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द यूनिटी ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ एक सेक्शन ऑफ हिंदूज, मतलब हिंदूज में भी बाइफर्केशन करने वाली बात थी। और गांधी जी निराश होकर, क्योंकि अपनों में ही फूट दल गई, तो निराश होकर गांधी जी वापस आते हैं। और जैसे ही वापस आते हैं गांधी जी बोलते हैं, आई हैड गॉन टू टेक ब्रेड बट ऑल आई गॉट वॉज स्टोन्स, कि मैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए गया था, कुछ अच्छा काम करने के लिए गया था और पत्थर खाकर वापस आ गया। सो गांधी जी रिटर्न्ड इंडिया। और याद रखिएगा, जैसे ही गांधी जी इंडिया आते हैं, गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस लॉन्च कर देते हैं। और गांधी जी को 1931 में ही 1931 में ही जेल में डाल दिया जाता है। अब आप बोलेंगे गांधी जी को जेल में क्यों डाला? देखो, ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो कॉल ऑफ था ना, वो हमने पैक्ट में किया था। इफ यू रिमेंबर, दिल्ली पैक्ट में किया था, राइट? तो जब हमने उस पैक्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया, उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने बोला कि आपने हमारे पैक्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया, आपने खुद कहा था कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन आपने खुद ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस लॉन्च कर दिए। तो क्योंकि आपने पैक्ट को तोड़ा है, तो जाओ गांधी जी जेल में जाकर बैठ जाओ, ठीक है? अब आता है कि जेल में हुआ क्या। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि गांधी जी को कहाँ भेजा गया। जैसे ही गांधी जी इंडिया वापस आते हैं, गांधी जी जाते हैं वारदा में। कहाँ जाते हैं? गांधी जी जाते हैं आपके वारदा में, ठीक है? अब आप कहेंगे वारदा में क्यों, साबरमती आश्रम में क्यों नहीं? तो अगर कल का क्लास याद है आपको, मैंने कहा था गांधी जी ने कसम खाई थी दांडी मार्च के टाइम पे कि मैं अब तभी वापस साबरमती आश्रम में जाऊंगा जब मेरी डिमांड्स को फुलफिल किया जाएगा, वरना आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक टू साबरमती आश्रम। सो गांधी जी गोज टू वारदा आश्रम, ठीक है? अब 1930 आपका जो है ये कम्युनल अवार्ड्स आते हैं 1932 में, ठीक है? अब 1932 में कम्युनल अवार्ड्स का मतलब क्या है? कम्युनल अवार्ड्स बेसिकली इनको हम मैकडॉनल्ड अवार्ड्स कहते थे, लेकिन कम्युनल अवार्ड्स इंडियन जो है ट्रांसलेशन था रामसे मैकडॉनल्ड के अवार्ड का। इसमें क्या था? इसमें कुछ भी नहीं है, जो हमने सेकंड राउंड टेबल में बात की है कि यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, सेपरेट इलेक्ट्रोलेट दे दिया है मुस्लिम्स को, यूरोपियंस को, सिख को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और डिप्रेस्ड क्लासेस को, ठीक है? सेपरेट इलेक्ट्रोलेट भी दे दिया और रिजर्वेशन भी दे दिया है आपके डिप्रेस्ड क्लासेस को, ठीक है? अब ऑब्वियसली गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। गांधी जी ने, लाइक आई टोल्ड यू, कि बोला डायरेक्ट अटैक है हमारी यूनिटी के ऊपर। सो गांधी जी चले गए आपके पूना में, दैट इज द जेल। तो जेल में जाकर जब गांधी जी जेल में जाते हैं तो गांधी जी कर लेते हैं फास्ट अंटिल डेथ कि मैं ऐसा होने तो नहीं देने वाला, सो मैं मर जाऊंगा लेकिन सेपरेट इलेक्ट्रोलेट टू डिप्रेस्ड क्लासेस नहीं होने दूंगा। अब गांधी जी स्टार्टिंग में जब फास्ट अंटिल डेथ होता है तब तक तो सब सही रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद, क्योंकि गांधी जी बहुत बुजुर्ग थे, गांधी जी की हेल्थ जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है, लो होना शुरू हो जाती है। ब्रिटिशर्स ने कहा कि अगर गलती से भी गांधी जी को कुछ भी हो गया तो पूरा का पूरा जो भार है ना वो हमारे सर पे आ जाएगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हो गांधी जी की डेथ के लिए, जिसके चलते ब्रिटिशर्स हैड नो अदर ऑप्शन बट टू कन्विंस हु, बी आर अम्बेडकर, कि आप जाइए और जाके गांधी जी से बात करिए। हाउएवर बी आर अम्बेडकर ने इसको मना कर दिया। बी आर अम्बेडकर ने कहा कि दिस इज ब्लैक पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग, कि ये तो ब्लैकमेल हो गया यार। अगर आप आईएनसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं भी तो डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं भी तो उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करूंगा। सो याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर ने बोला इट इज पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग और मैं गांधी जी से बात करने नहीं जाऊंगा। लेकिन ऑफ कोर्स देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन बी आर अम्बेडकर एंड बी आर अम्बेडकर ऑल्सो रिगार्डेड गांधी जी, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान है गांधी जी का। सो बी आर अम्बेडकर फाइनली जाते हैं पूना में
और वहां जाके मिलते हैं आपके गांधी जी से। तो याद रखिएगा, पूना में साइन होता है गांधी जी और BR अंबेडकर के बीच में पैक्ट। अब इस पैक्ट में था क्या? पहली चीज, गांधी जी ने बोला कि आप पहले आपने कितना दिया है, 71 सीट्स थी पीछे, राइट, आपके रिजर्वेशन में। इन्होंने बोला कि आप वो जो रिजर्वेशन है ना उसको डबल कर दो। कितना ले लो जी? 147 सीट्स जो है वो रिजर्व कर दो, लेकिन हम सेपरेट इलेक्ट्रोलेट नहीं देंगे डिप्रेस्ड क्लासेस को, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली BR अंबेडकर ने भी इनकी बात मानी और फाइनली जो है आपका पूना पैक्ट को इंडोर्स किया गया। याद रखिएगा, कम्युनल अवार्ड्स जो है ना उसके अमेंडमेंट वाज योर पूना पैक्ट, ठीक है। सो कम्युनल अवार्ड्स का अमेंडमेंट था आपका पूना पैक्ट, और पूना पैक्ट को ब्रिटिशर्स ने भी मान लिया। क्यों? एज एन अमेंडमेंट टू कम्युनल अवार्ड्स, ठीक है। नाउ पॉइंट हियर टू अंडरस्टैंड इज, पहला चीज, गांधी जी ने क्या सेटअप किया? गांधी जी ने सेटअप किया ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। क्या स्टार्ट किया? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग स्टार्ट किया 1932 में, और स्टार्ट किया एक वीकली जिसका नाम था हरिजन। क्या था जी? हरिजन। सो ही स्टार्टेड अ वीकली नोन एज हरिजन। हरिजन का मतलब कि हम कोई अलग नहीं है, हम सब ऊपर वाले के ही बच्चे हैं और हमको कोई हक नहीं बनता कि हम किसी को अपर क्लास और डिप्रेस क्लास बना दें, ठीक है जी। अब यहां पे लिखा ही ऑल्सो स्टार्टेड, देखो ये जो है ना वीकली, ये वीकली नहीं है, ही ऑल्सो चेंज्ड नेम। अब चेंज नेम का मतलब क्या, अभी समझाती हूं। वीकली का नाम था हरिजन, हरिजन सेवक संघ नहीं था, वीकली का नाम था हरिजन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ही ऑल्सो स्टार्टेड व्हाट। गांधी जी डिड नॉट स्टार्ट हरिजन सेवक संघ। पहली बता दूं, गांधी जी ने बिल्कुल भी हरिजन सेवक संघ को स्टार्ट नहीं किया था। हरिजन सेवक संघ बेसिकली था आपका डिप्रेस्ड क्लास लीग, जिसके कौन थे हेड? BR अंबेडकर थे। सो जब BR अंबेडकर को बाहर निकाल दिया गया डिप्रेस्ड क्लास लीग से, गांधी जी ने डिप्रेस्ड क्लास का नाम बदल दिया और डाल दिया हरिजन सेवक संघ। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि डिप्रेस्ड क्लास लीग का नाम बदल के क्या पड़ा? नाम बदल के पड़ा आपका हरिजन सेवक संघ। और किसने किया जी? गांधी जी ने नाम डाला हरिजन सेवक संघ, और इसी के ही अराउंड शुरू होता है हरिजन नाम का वीकली, ठीक है। ऑल राइट, नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू योर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट इज 1939। 1939 में होता है आपका 1939 में शुरू होता है आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड। नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड, हम पहले थोड़ा सा जानेंगे कि इंडिया में क्या क्या हो रहा था। देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ INC। कौन कौन से हैं? ओके वेट, लेट मी ओपन। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये था क्या। अब देखो, 2 सेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है, 1938 का सेशन और 1939 का सेशन। हिस्टोरिकली इनका बहुत बड़ा रेलेवेंस है। पहले हम बात करेंगे 1938 का। 1938 का सेशन कहाँ होता है? बड़ा जरूरी है, दैट इज योर हरिपुर सेशन। That is what? That is your हरिपुर सेशन। So 1938 में होता है आपका हरिपुर सेशन और 1939 में होता है आपका त्रिपुरी सेशन। आपके नोट्स में नहीं लिखा गया है, so उसको प्लीज लिख लीजिए, इट इज नॉट मेंशन इन योर नोट्स। So 1938 में हरिपुर सेशन और 1939 में त्रिपुरी सेशन। क्या है पॉइंट समझने को? हरिपुर का जब सेशन हुआ उस टाइम पे हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ INC? याद रखिएगा, यूनानिमसली सबने सुभाष चंद्र बोस को नॉमिनेट किया एज देयर प्रेसिडेंट। सो हु बिकेम द प्रिजाइडिंग ऑफिसर और द प्रेसिडेंट ऑफ 1938 हरिपुर सेशन? दैट इज योर सुभाष चंद्र बोस। क्लियर हो गया इतना?
अब हम बात करेंगे कि 1939 का क्या रोल है। 1939 का सेशन होता है आपका कहाँ पे, त्रिपुरी में, ठीक है। याद रखना इसमें भी सुभाष चंद्र बोस जो है वो बनते हैं आपके प्रेसिडेंट। अब दोनों सेशंस में फर्क क्या है, अगर एक में भी सुभाष चंद्र बोस दूसरे में सुभाष चंद्र बोस, तो फर्क क्या है। जब 1939 का सेशन हुआ था ना, उस टाइम पे गांधी जी डिड नॉट वांटेड कि सुभाष चंद्र बोस बने प्रेसिडेंट। इलेक्शन हुआ, मतलब नॉमिनेट किया सबने, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जीत गए, ही वन, लेकिन गांधी जी डिड नॉट वांटेड सुभाष चंद्र बोस टू विन। द पॉइंट इज कि गांधी जी किसको सपोर्ट कर रहे थे, तो याद रखिएगा गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे पिताभी सीतारमैया को। So Gandhi ji supported पिताभी सीतारमैया to be the president for INC, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं त्रिपुरी सेशन के भी प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम। सोचो गांधी जी का रुतबा ऐसे था ना कि गांधी जी जिसके सर पे हाथ रखते थे ना वो जीत ही जाता था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उनके द्वारा जो नॉमिनेट किया गया था बंदा उसको भी हरा दिया था, ठीक है। सो पिताभी सीतारमैया वाज द वन जिसको गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे टू बिकम द प्रेसिडेंट। और फिर सुभाष चंद्र बोस ऑब्वियसली जीत गए, कुछ मार्जिन ऑफ वोट्स के साथ सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और ये बनते हैं आपके त्रिपुरी के प्रेसिडेंट। नाउ प्रॉब्लम हुई क्या, प्रॉब्लम ये हुई कि सुभाष चंद्र बोस जो है ना उनका तरीका बहुत अलग था। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि यार जिस तरीके से हम लोग चलने वाले हैं उस हिसाब से कुछ भी नहीं होने वाला है, अब हमको अपने आप को थोड़ा सा वायलेंट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि देखो अभी सितंबर के महीने में क्या हो जाएगा, आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी शुरू हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा इट इज़ टाइम कि अब हम अपना और चेंज करें तरीके और फिर इसको लीड करें। नाउ कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती थी, आई टोल्ड यू ना, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी ना उन्होंने बोला कि सुभाष चंद्र बोस जो कर रहे हैं इट इज़ नॉट राइट, हमको ऐसे नहीं करना है, हम जिस तरीके से इलेक्शंस में पार्ट ले रहे हैं, काउंसिल्स में काम कर रहे हैं, वैसे हमको करना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि आप लोगों का इरादा ही नहीं है, बेसिकली आप लोगों को चेयर मतलब सत्ता की आदत पड़ चुकी है और आप लोगों का कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है फ्रीडम स्ट्रगल में, जिसके चलते कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बोला कि हम नहीं रहेंगे ऐसे प्रेसिडेंट के साथ जो हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्या करता है, डाउट करता है। मतलब आप कैसे हम पे डाउट कर सकते हैं कि हम आपको फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प नहीं करना चाहते और हम लालची हो चुके हैं, जिसके चलते कांग्रेस वर्किंग कमेटी रिजाइन करती है। एंड नाउ सुभाष चंद्र बोस वॉज प्रेशराइज्ड, वाई? बिकॉज आईएनसी का कुछ सेक्शन ऑफ पीपल कह रहे थे डू एज गांधी जी सेज, और सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि मैं नहीं करने वाला भाई जो गांधी जी कहेंगे, आई एम द प्रेसिडेंट, आई विल टेक माई सोल डिसीजंस। नाउ अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी चले गई, रिजाइन हो गया। अब ऑब्वियसली काम तो होना ही है, तो नई कमेटी को नॉमिनेट करना पड़ेगा। अगर याद होगा मैंने आपको बताया था जब हमने नागपुर सेशन किया था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी नॉमिनेट होती थी बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, तो अब वापस से नॉमिनेट करना था। गोविंद बल्लाद पंत ने बोला सुभाष चंद्र बोस को कि भाई उन्हीं को नॉमिनेट करो जो गांधी जी बोल रहे हैं, जबकि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को बोला कि आपको मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं को नॉमिनेट करो जिनके साथ आप काम करना चाहते हो। एंड सुभाष चंद्र बोस वॉज इन अ डिलेमा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, वाई इज एवरीबडी अगेंस्ट मी, जबकि मेरा तो एजेंडा वही है, पूर्ण स्वराज ही है, फुल इंडिपेंडेंस ही है, जिसके चलते सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी के सेशन में रिजाइन कर देते हैं। क्या करते हैं? रिजाइन कर देते हैं। और यहाँ पे आईएनसी 3 सालों के लिए क्या करती है? सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बैन लगा देती है कि आप अब आईएनसी का पार्ट नहीं बनने वाले, मतलब आप किसी भी इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, आप कहीं भी प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, ठीक है। सो ये है त्रिपुरी सेशन का रेलेवेंस। हाँ, 3 इयर्स के लिए इनके ऊपर जो है बैन लगा देती है, ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज, अब विदाउट प्रेसिडेंट तो काम होगा नहीं, प्रेसिडेंट कोई ना कोई तो बनेगा। द पॉइंट इज हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट।
तो याद रखिएगा जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन किया तो इनको रिप्लेस किया था राजेंद्र प्रसाद ने। सो सुभाष चंद्र बोस was replaced by who? He was replaced by राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नाउ 1939 की बात हो रही है, त्रिपुरी सेशन में रिजाइन कर दिया। अब सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे? अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को पता है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस बनाते हैं अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। तो इस रीजन की वजह से, क्योंकि इनको रिजाइन करना पड़ा, एंड सुभाष चंद्र बोस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, उन्होंने बोला कि नहीं, आप मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन मैं हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं वो करने वाला हूँ। और इस रीज़न के चलते 1939 में सुभाष चंद्र बोस बनाते हैं अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। नाउ सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं 2021 में। क्यों रहे हैं, क्यों नहीं रहे हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि हम कल पढ़ने वाले हैं इंडियन नेशनल आर्मी। तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको कि हु फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल था। एंड जब भी हम सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द ग्रेट एस्केप, कि सुभाष चंद्र बोस गुल हो गए, हिंदुस्तान से कहां गायब हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। सो दैट इज द ग्रेट एस्केप, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने बना दिया आपका फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, जिसके चलते आईएनसी ने इनको 3 सालों के लिए इनके ऊपर बैन लगा दिया। अगर पूछा जाए कहां बना था, सो उन्नाव में जो है आपकी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनी थी। किसके द्वारा बनी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनी थी। याद रखो, अभी ना सुभाष चंद्र बोस नेताजी भी नहीं है, अभी वो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस है। नेताजी वो तो जर्मनी में जाके बनेंगे, ठीक है। तो तब की बातें तब। नाउ अब हम बात करेंगे आपका 1939 का, अब हम बात करेंगे आपका 1939 का, दैट इज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हमने आपकी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पढ़ा, राइट? हमने आपका, ओहो क्या हो गया है मुझे, ठीक है, हमने आपकी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। फर्स्ट 2 को हमने अच्छे से डिस्कस किया, पर अभी हमने थर्ड को अच्छे से डिस्कस नहीं किया, तो एक बारी हम उसको भी पढ़ लेते हैं। नाउ 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल, कुछ नहीं हुआ। 1931 क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट आया आपका कम्युनल अवार्ड्स, और कम्युनल अवार्ड्स को इंडोर्स किया गया एज पूना पैक्ट। क्यों? क्योंकि पूना पैक्ट को माना गया दिस इज अमेंडमेंट टू कम्युनल अवार्ड्स, और यहां से गांधी जी का फास्ट भी खत्म हो गया और BR अम्बेडकर गांधी जी में वापस से सुलह भी होगी। अब हम बात करेंगे आपका 1932 का एक्ट की, 1932 का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कि यहां क्या हुआ। 1932 के कॉन्फ्रेंस वाज अ फेलियर अगेन, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ना आईएनसी गई, ना मुस्लिम लीग गई, ना कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल जो थे वो आपके थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक रिजल्ट बड़ा जबरदस्त आया, और वो रिजल्ट ये आया कि इन्होंने 1933 में एक वाइट पेपर को पब्लिश किया। क्या किया? वाइट पेपर को पब्लिश किया, ठीक है। व्हाइट पेपर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उसको व्हाइट पेपर कहा जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। दैट्स कॉल्ड द व्हाइट पेपर। कुछ ये नहीं कि सफेद रंग का पेपर था, सफेद रंग के पेपर में जो भी लिखा होता है दैट इज द व्हाइट पेपर पब्लिश। नाउ 33 में आता है व्हाइट पेपर पब्लिश। अब आप बोलोगे व्हाइट पेपर था तो हम क्या करें? याद रखिएगा यही व्हाइट पेपर था जिसने बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की शक्ल ले ली थी। तो 1933 में आता है आपका व्हाइट पेपर पब्लिश होता है, और इसी व्हाइट पेपर को बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की शक्ल दे दी जाती है, ठीक है। एक बार कमेंट कर दीजिए कि सब कुछ समझ आ रहा है।
प्लीज कॉमेंट इज एवरीथिंग इज फाइन, आई एम ऑडिबल एंड एवरीथिंग, मैसेज कर दो एक बारी। ओके, सो सिंस यू आर नॉट रिप्लाइंग आई विल टेक कि आपने को समझ आ रहा है, क्योंकि आई थिंक चैट आपको बाहर आके करनी पड़ती है, सो इट्स ओके, आई वोंट डिस्टर्ब दैट। ठीक है, चलो। सो 1933 में वाइट पेपर जी पब्लिश हो जाता है। नाउ वाइट पेपर ने बाद में शक्ल 935 के एक्ट की शक्ल ले ली। एक और पॉइंट जो आप ऐड कर सकते हो अपने कम्युनल अवार्ड में, कि कम्युनल अवार्ड किसके जरिए आया था। अब जैसे ये वाइट पेपर के जरिए आया है, तो वो भी तो किसी कमेटी के जरिए आया होगा। जैसे हमने डायरकी में मुड्डी मैन कमीशन पढ़ा था। सो कम्युनल अवार्ड किसका था? याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि कम्युनल अवार्ड किस चीज का रिजल्ट था, तो कम्युनल अवार्ड रिजल्ट था आपका फ्रेंचाइज कमेटी का। किसका रिजल्ट था? फ्रेंचाइज कमेटी का रिजल्ट था, जिसको हम प्यार से लोथियन कमेटी भी कहते थे। सो याद रखिएगा, लोथियन कमेटी और द फ्रेंचाइज कमेटी, उसका आउटपुट था आपका कम्युनल अवार्ड, जो 1932 में आया था। ठीक है जी। और 33 में वाइट पेपर पब्लिश होता है, और फिर ये वाइट पेपर जो है वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की शक्ल ले लेता है। ठीक, अब हम बात करेंगे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके नोट्स में नहीं है, क्योंकि वो आपको पॉलिटी में काफ़ी अच्छी डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़े बहुत पॉइंट बताऊंगी 1935 के एक्ट की, ताकि एक हाईलाइट्स डिटेल में शोहेब सर जा चुके हैं। ठीक है, सो 1935 के एक्ट के बारे में हम बात करते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया, वाइट पेपर पब्लिश हुआ, 35 का एक्ट आया। 35 के एक्ट में क्या क्या चीजें थी? पहली बात तो याद रखना, डायरकी। ओके, सो एक लड़के हैं अरुण मेहता, उन्होंने मुझे लास्ट क्लास में कहा था कि डायरकी क्या होती है। आज मैं आपको फेडरेशन समझाऊंगी, तो वहां से आपको मैं डिफरेंस बता दूंगी डायरकी और फेडरेशन का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब 1919, इससे पहले 1919 का एक्ट आया, 1919 के एक्ट में भी डायरकी था, राइट। अब दोनों में फर्क क्या था? डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी 1919 के एक्ट में प्रोविंशियल लेवल पे, राइट। इस लेवल पे डायरकी हुई थी, सेंटर में कोई भी चेंज नहीं आया था। डायरकी 1935 अगर हम बात करें, तो यहाँ पे प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई, ऑटोनॉमी या ऑटोनॉमी दी गई, और सेंटर में इंट्रोड्यूस होती है डायरकी। क्या इंट्रोड्यूस होती है जी? डायरकी सेंटर में इंट्रोड्यूस हो जाती है। अगर आपने 1919 का एक्ट अगर आपको याद है, तो आपको सर ने बताया होगा कि 2 सब्जेक्ट्स बांट दिए थे, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखे थे, और ट्रांसफर्ड जो है वो पॉपुलर मिनिस्टर्स के हाथ में दे दिए थे। सिमिलरली ये सेम चीज उठा के उन्होंने कहाँ डाल दी? आपकी सेंटर में रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में डाल दी। ठीक है, सो अब प्रोविंसेस से ऑटोनॉमी डायरकी हटा दी गई, और 35 के एक्ट में सेंटर में डायरकी ला दी गई। यहाँ पे प्रोविंसेस को डायरकी थी, यहाँ पे प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई कि आप अपना बजट भी खुद बनाइए, आप देखिए आपको कैसे काम करना है। सो इनको बहुत हद तक राइट्स दिया गया अपने हिसाब से काम करने का, जबकि सेंटर में डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ऑब्वियसली हम लोगों ने इसको कंडेम किया, हमने इसको नहीं माना। नाउ सेपरेट इलेक्टोरेट, रिजर्वेशन, वो सब तो हमको पता ही है। अब याद रखिएगा, यहाँ पे 35 के एक्ट में ना, एक तो आपका आरबीआई सेटअप हुआ था। क्या हुआ था? आरबीआई सेटअप हुआ था। ठीक है, सो आरबीआई वो सेटअप इन 1935, 1 अप्रैल 1935 इज द बर्थडे फॉर आरबीआई। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है फेडरल कोर्ट। कौन सा कोर्ट जी? फेडरल कोर्ट। व्हाट इज दिस फेडरल कोर्ट? ये फेडरल कोर्ट आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट है। सो अगर पूछा जाए कि फेडरल कोर्ट कब बना, तो 1935 में आपका फेडरल कोर्ट बनता है, जिसने आज शक्ल ले ली है सुप्रीम कोर्ट की। कहां बना जी? ऑब्वियसली दिल्ली में बना था। ठीक है, नाउ whenever we study about 1935 का एक्ट, there is one line जो हम हर जगह पढ़ते हैं, that is
फेडरेशन वॉज इंट्रोड्यूस, फेडरेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, कॉमा, नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। कि फेडरेशन तो इंट्रोड्यूस हुआ लेकिन एग्जिस्टेंस में नहीं आया। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली 1935 के एक्ट में फेडरेशन लाने का मतलब ये था कि इन्होंने बोला कि हम प्रिंसली स्टेट्स को भी ज्वाइन करवाएंगे आपके इलेक्शंस में, और अब वो भी जो है असेंबलीज के पार्ट बनेंगे, उनको भी सीट्स दिया जाएगा। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने माना नहीं, इसीलिए फेडरेशन नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो प्रिंसली स्टेट्स को भी कहा गया कि आप भी आइए हमारे काम वाम में, आप भी पार्टिसिपेट करें। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स से बोला कि हम बहुत खुश हैं भाई, आप रहने दो, हमको नहीं पढ़ना आपके झेल झपाटे हुए, आपको जो करना है करो। सो इसीलिए फेडरेशन पार्ट ऑफ 1935 नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डायरकी। डायरकी क्या होता है ना, जब एक लेवल पर दो हिस्सों को बांट दिया जाए, जब एक ही लेवल में दो हिस्सों को बांट दिया जाए, उसको हम बोलते हैं डायरकी। दैट इज व्हाट, दैट इज रूल ऑफ टू, कि दो चीजें जो है वो रूल करेंगी। जैसे कि अगर आपको याद है, प्रोविंसेस में जब डायरकी आई थी तो प्रोविंसेस के लेवल पर दो चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। सो दैट इज डायरकी। एक ही लेवल पे दो चीजों के पास जो है अथॉरिटी दी गई है। लेकिन फेडरल चीज क्या होती है? फेडरेशन या फेडरल होता है जब आप एक लेवल नहीं, जब आप एक चीज को दो हिस्सों में तोड़ दे। जैसे आज के टाइम पे क्या है फेडरल, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, दोनों के पास अपने अपने राइट्स हैं, दोनों के पास अपने अपने क्या है, एक काउंसिल ऑफ या आपका हाउस ऑफ पीपल है और एक आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, राइट। तो यहाँ पे क्या, ये दोनों इकट्ठे काम जरूर करते हैं लेकिन यहाँ पे पावर्स तोड़ दी गई हैं और ये दो अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। जबकि डायरकी में एक ही लेवल में दो लोगों का रूल रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरकी एंड फेडरेशन और फेडरलिज्म। फाइन, ओके। सो एक ने मैसेज किया है 1933 रिपीट करो। सो इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे 1933 की बात। 1933 में मैंने आपको बोला कि जब 1932 में आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाता है, उसके बाद उसका भी तो कोई रिजल्ट आएगा, फेलियर हो चाहे जो मर्जी हो, रिजल्ट तो आएगा। 31 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेलियर के बाद इरविन पैक्ट आया, 32 में कम्युनल अवार्ड आया। सो 32 राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, 31 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 32 में आपका पैक्ट आ जाता है, राइट। अब जब आपका 32 में आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, हाउएवर इट वाज अ फेलियर, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। सो 1933 में गवर्नमेंट, देखो जब भी मैं गवर्नमेंट की बात करूंगी तो कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है कि हम एक वाइट पेपर को पब्लिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाइट पेपर को पब्लिश कर रहे हैं। और जो चीजें इस वाइट पेपर में कही गई थी ना, उस वाइट पेपर ने शक्ल ले ली आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। बस इतना है आपका 1933। ठीक है, ओके। सो हमने किया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वी टॉक्ड अबाउट योर हमने आपका इसके साथ 38, 39 उन सब चीजों के बारे में भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे 1939 में क्या हो गया वर्ल्ड सिनेरियो में। तो याद रखिएगा, 1 सितंबर 1931 में जर्मनी अटैक करती है पोलैंड के ऊपर, और जैसे ही पोलैंड के ऊपर अटैक होता है, ब्रिटेन जो है वो जर्मनी के खिलाफ अपनी वॉर बोल देती है कि हम भी इसके अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि अलाइंड पावर एंड एक्सिस पावर्स, राइट। सो पोलैंड, यूएसएसआर, यूएसए, दे वर वन, और उसके बिल्कुल अलग से आपका जापान, जर्मनी, हंगरी, ये सब एक पार्टी में थे। ठीक है, सो अब यहाँ पे जी वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो शुरू हो जाती है। लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ ब्रिटिशर्स कि ये हमसे पूछे मंगे लॉर्ड लिनलिथगाओ जो है, जो कौन है, हाँ, लॉर्ड लिनलिथगाओ आ गए आपके नए वाइसरॉय। ठीक है, सो लॉर्ड लिनलिथगाओ जो है वो अनाउंस कर देते हैं कि इंडिया का तो जी हमको पूरा का पूरा सपोर्ट है, विदाउट इवन कंसल्टिंग
इंडियन ओपिनियन कि आप हमारे साथ हो भी कि नहीं, ये बोल देते हैं कि इंडिया का तो हमारा पूरा का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि ये सोचते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं, जो हमने गलती फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में की है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी करेंगे। सो यही गलतफहमी रख के ये लोग बोल देते हैं कि हम क्या है, इंडियंस का पूरा साथ है हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी। इसके बिल्कुल उल्टा आईएनसी बोलती है कि ठीक है जी, हम आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी पूरी आपको हेल्प करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आप हमारी दो बातें मान लो। दो शर्तें क्या थी? शर्त नंबर 1 थी कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, आफ्टर द वॉर, आप सेटअप करोगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हमको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, अब हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए और अपना कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद बनाएंगे। क्यों? 29 पूर्ण स्वराज की, अब हम अपना राज करने वाले हैं। सो आप हमको कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स नहीं लाके दो, हमको आफ्टर द वॉर प्रॉमिस कर दो कि आप हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने दोगे। दिस वाज शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2 वाज डायरेक्टली, अभी के अभी, ये तो वॉर के बाद होगा जो होगा, अभी के अभी आप एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अभी के अभी हमको बना कर दो और हमको ये चीज़ें अभी चाहिए। ये दो शर्तें मानोगे तो हम पूरा का पूरा सपोर्ट करने को तैयार है, वरना आप अपने घर जाओ, हम अपने घर तो वैसे ही बड़े खुश हैं। ठीक है? सो दीज वर द 2 शर्ट्स पुट फॉरवर्ड बाय ऑब्वियसली आईएनसी, और इन लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया और लिलित गांव ने बोला कि अपने पास रखो अपनी शर्तें, हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो अभी तो वर्ल्ड वॉर सिर्फ शुरू हुआ है, अभी इनकी धज्जियाँ उड़ी नहीं है। धज्जियाँ इनकी 1942 में इनकी धज्जियाँ उड़ना शुरू होगी और फिर ये लाइन पर भी आएंगे। तो अभी ये बहुत उड़ रहे हैं क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा मेजर हुआ नहीं है इनके साथ, तो उन्होंने बोला कि हमको नहीं आपकी शर्तें माननी, अपनी शर्तें अपने पास रखो। अब 1940 आते आते अब देखो कैसे इनकी जुबान चेंज हो रही है। 1940 आते आते लिलित गांव बोलते हैं कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, अगस्त ऑफर लेकर आए हैं। ऑफर क्या होता है? एक चप्पल के साथ दूसरी चप्पल फ्री, तो जैसे सेल लगती है ना, वैसा ही ऑफर लेके आए कि हम आपके लिए कुछ बहुत जबरदस्त चीज लेके आ रहे हैं। तो अगस्त ऑफर में था क्या? पहला पॉइंट ये था कि इसको हम बाद में पढ़ेंगे, नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला कि हम कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस उसमें सब माइनॉरिटीज़ के हस्ताक्षर होंगे। अगर सब माइनॉरिटीज़ मानेंगी तो हम वो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने को तैयार है। और सेकंड चीज़ जो यहाँ पे बोली जाती है वो ये है कि डोमिनियन स्टेटस आप लोगों को दिया जाएगा, जिसके चलते जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं दैट डोमिनियन स्टेटस इज एज डेड एज अ डोर नेल, अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए। सो नेहरू सेड अगस्त ऑफर इज एज डेड एज अ डोर नेल, कि जैसे दरवाजे पे नेल मरा हुआ होता है ना, वैसे अब डोमिनियन स्टेटस तो हम बहुत पीछे का छोड़ के आ गए हैं। अब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, आप जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होती है असेंबली बनाओ, चलते बनो यहाँ से। ठीक है? और साथ ही में उन्होंने बोला कि ये जो आपने हमको ऑफर लेके आए वो एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना इंजन है और ना ही ब्रेक। तो ना इंजन है ना ब्रेक है, तो गाड़ी चलेगी कैसे और गाड़ी को रोक कैसे लगेगा, जिसके चलते हम लोगों ने यूनानिमसली अगस्त ऑफर को किया टेक डाउन। हमने बोला हमको अगस्त ऑफर नहीं चाहिए और ना ही हमको फिर से उल्लू बनाने की कोशिश करना, ना हम आपको वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सपोर्ट करने वाले हैं और ना ही इन शर्तों को मानने वाले हैं। और फिर कांग्रेस ने बोला कि गांधी जी आप बनिए कि अब आगे को काम कैसे करना है, अब गांधी जी इज गोइंग टू डिसाइड। सो आईएनसी टेल्स हु? आईएनसी टेल्स गांधी जी टू टेक कमांड। अब ये कब की बात हो रही है? 1940 की बात हो रही है ना। एक चीज समझ लो, 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब तक चला? 1931 तक चला। 1931 में इरविन का पैक्ट साइन होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया जाता है। ठीक है? 1931 जैसे गांधी जी वापस आते दिसंबर के महीने में दिल अपना तोड़ के, तो यहाँ पे क्या होता है, वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल नहीं रहा है क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1934 में ही
खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि गांधी जी को समझ आ गई थी कि इतने लंबे समय तक कोई भी मूवमेंट चलाना इट इज इम्पॉसिबल। सो अब 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो चुका है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, बस वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा है। और ये हमको कोशिश कर रहे हैं मनाने की कि आप क्या करो, हमको हेल्प करो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। ठीक है, नाउ एक और पॉइंट, जो ये 1934 है ना, 1934 के बाद गांधी जी ने कांग्रेस से कर दिया था रिजाइन। सो 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था और गांधी जी ने कहा था कि मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना है, मुझे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क जो है वो करना है। सो गांधी जी 1934 के बाद गांधी जी का पूरा इंक्लिनेशन वाज टुवर्ड्स सोशल वर्क और 34 में इन्होंने आईएनसी से रिजाइन कर दिया था। इसीलिए देखो कांग्रेस क्या बोल रही, गांधी जी आप बताओ हम आगे क्या करेंगे। याद रखिएगा गांधी जी बोलते हैं कि अब समय आ गया है कि हम इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे। क्या करेंगे? इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे। और 1940 में लॉन्च होता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, सो अब लॉन्च होता है आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह। कब होता है? 1940 में लॉन्च होता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था कि आप अपने अपने लेवल पर सत्याग्रह करो। अब आप बोलोगे कि इंडिविजुअल क्यों किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों नहीं किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों नहीं किया? किया इसलिए नहीं क्योंकि यहां तक आते आते आईएनसी में 3 तरीके की आइडियोलॉजीज बन चुकी थी। क्या आइडियोलॉजीज थी? आपको लिखना नहीं है, बस समझना है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ क्यों। अब देखो वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो चुका है। आईएनसी का एक हिस्सा बोलता था बहुत खूब, यही मौका है कि इसको उठाओ एजेंडा, और यहां पर भी क्योंकि इनको तो बहुत मार पिट रही है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, तो यहां पर भी हम इनके खिलाफ कुछ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देते हैं और इसी चीज का मौके का फायदा उठाया जाए और इनको यहां पर भी क्या करें, टेक डाउन किया जाए, जस्ट लाइक इनको वर्ल्ड वॉर में। क्योंकि देखो अभी इनकी बड़ी बुरी हालत है, वर्ल्ड वॉर भी लड़ रहे हैं, अगर यहां पर भी अनरेस्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे। गांधी जी ने बोला नहीं नहीं, बहुत गलत बात, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमको इनको सपोर्ट करना चाहिए। ये गांधी जी ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम इनको सपोर्ट करते हैं जस्ट फॉर सिंपैथी। हाउएवर हम लोग इंपीरियलिज्म के बिल्कुल खिलाफ है, हम लोग नहीं मानते कि एक अमीर देश जो है वो छोटे देश के ऊपर जो है अपना राज करे, लेकिन चलो क्योंकि हम इनकी कॉलोनी है हमको इनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक आइडियोलॉजी वाले थे आपके जवाहरलाल नेहरू, जो ना इसको मानते थे और ना इसको मानते थे। जवाहरलाल नेहरू ने बोला हमको मौके का फायदा नहीं उठाना और ना ही हमको किसी भी तरीके का सपोर्ट करना है इन लोगों को, मतलब ना हमको यहाँ जाना है ना हमको यहाँ जाना है। ये किसने बोला? ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला। और इसीलिए गांधी जी ने भी जवाहरलाल नेहरू की बात मानी और बोला कि ना हम सपोर्ट करेंगे और ना ही हम इसको जो है सपोर्ट करेंगे और ना ही इस मौके का फायदा उठाएंगे। ठीक है, और तभी लॉन्च होता है आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह। सो क्या क्या है यहाँ पे? पहला पॉइंट इज कि विनोबा भावे बिकेम द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह को फॉलो किया था या सपोर्ट किया था, फॉलोड बाय जवाहरलाल नेहरू। एंड द थर्ड पर्सन टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज ब्रह्मदत्त। Was who? ब्रह्मदत्त। सो थर्ड पर्सन जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह को सपोर्ट किया था या ऑफर किया था, दैट वाज योर ब्रह्मदत्त। फर्स्ट इज विनोबा भावे, सेकंड इज जवाहरलाल नेहरू एंड थर्ड इज ब्रह्मदत्त। ठीक है, सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ, उसके रेपरकशंस यहाँ देखने को क्या मिले, 35 का एक्ट क्यों आया, कम्युनल अवार्ड्स क्यों हुए। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे आपका क्रिप्स मिशन,
followed by your Quit India movement और 1942 which is also called as the leaderless movement। और ये पहला ऐसा टाइम था जहां गांधी जी ने कहा था कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। क्यों कहा, कैसे कहा, ये करेंगे कल। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे। इफ इट ऑल यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।